जो नेक्स्ट रिएक्शन है वह है थायोसल्फेट का सल्फेट में ऑक्सीकरण। ये किसका है? थायोसल्फेट। जो थायोसल्फेट है उसका किसमें? थायोसल्फेट का सल्फेट में ऑक्सीकरण। देखो बेटा ये नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ना, सल्फेट में ऑक्सीकरण। किस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण हो सकता है? ठीक है ना। यहां पर देखेंगे जो थायोसल्फेट है उसका सल्फेट में ऑक्सीकरण कैसे होगा। तो हमें मालूम है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्या करता है, वो ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। इतनी तो बात हमें मालूम है, यानी कि ये ऑक्सीजन देगा। ठीक है ना। और किसमें देगा? ये हमने कल अच्छी तरह सीख लिया, ये हमेशा अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है। हम क्या करते हैं, क्या डालते हैं इसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या डालते हैं बेटा, क्या डालते हैं उसमें? सल्फ्यूरिक। बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, उसको अम्लीय माध्यम देने के लिए। ठीक है ना। नहीं तो अब बाकी कोई काम नहीं था इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ देख लीजिए जो हमारे पास क्या है, K2Cr2O7 है। ये है हमारे पास, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, यानी कि 4 मॉलिक्यूल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। यहां पर क्या होगा, ये कहता है कि थायोसल्फेट, ये तो एक क्या है, इसका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब यदि हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डालना ही डालना है। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये करवाएंगे थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? जो थायोसल्फेट होता है बेटा वो होता है 3 मॉलिक्यूल होगा Na2 और O3। ये क्या है? थायोसल्फेट है। और इसके साथ ही अभिक्रिया करके ये क्या बना देगा, एक तो बना देगा K2SO4। ठीक है ना। साथ साथ में क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट। और इसके साथ साथ जो हमारे पास बन रहा है कंपाउंड Cr2SO4 की होल थ्राइस। और प्लस ये देखो यहां पर 3 मॉलिक्यूल सल्फर के निकले, और प्लस इसमें क्या हुआ, 4 मॉलिक्यूल H2। एक तो सोडियम सल्फेट बना दिया इसने, क्या बना दिया, देखो सोडियम थायोसल्फाइट होगा, सल्फाइट होगा बेटे, ये ना सल्फाइट होना है इसमें। सल्फाइट से क्या होगा, सल्फेट बनाएगा। देखो ये बन गया। तो इस प्रकार से ही बना सकता है। ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास सल्फाइड मॉलिक्यूल भी निकले, जैसे कल हमने देखा कि जो H2S था उसकी गंध आ रही थी, वो तो सल्फर की जैसी गंध आ रही थी, है ना। H2S की गंध जो है क्या हो रही थी, सड़े अंडे जैसी गंध आ रही थी। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, इसका जब हम ऑक्सीकरण करें तो ये क्या बना देगा, सल्फेट मॉलिक्यूल बना देगा। इसका मेन काम है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट जो अगला जो हमारे पास रिएक्शन है बेटा वो है स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड बताया था बेटा, स्टेनस क्लोराइड से हमें स्टैनिक क्लोराइड बनाना है। स्टैनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण, स्टैनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर क्या होगा, अस जो लगेगा वो क्या लगेगा, इसमें यदि देखेंगे तो कम वाले में 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इक लगेगा किसमें, जिसमें 4 पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है स्टेनस, ये स्टेनस है और स्टेनिक क्लोराइड। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास है जो फॉर्मूले में देखेंगे तो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना। एक तो है बेटा इसमें K2Cr2O7, K2Cr2O7 है। और इस पर हम क्या करवाते हैं, इस पर सिर्फ यहां पर देखो, यहाँ थोड़े चेंजेस हैं जो हमारे पास स्टेनस वाले में होगा। बाकी जगह सारी जगह हम क्या करते थे, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते थे। यहाँ पर थोड़ी सी क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। बाकी जगह हमने क्या किया था, सभी जगहों पर किसका प्रयोग किया था, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर 14 मॉलिक्यूल
HCl का रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, Cl आयन जुड़ेंगे, और साथ साथ में क्या होगा, SnCl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर ये क्या बना देगा, 3 मॉलिक्यूल बना देगा, SnCl4 प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, CrCl3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा 2 मॉलिक्यूल, और साथ साथ में 7 मॉलिक्यूल H2O। तो देखो बेटा, इसने क्या किया, जो हमारे पास स्टेनस क्लोराइड है उसको स्टेनिक क्लोराइड में परिवर्तित कर दिया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, किसका प्रयोग किया हमने, अम्ल के रूप में HCl का प्रयोग किया। बाकी सारी जगह हमने किसका प्रयोग किया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा भी बेटा इसमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। कल हम कोशिश कर रहे थे, हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया करवा दी, लेकिन जो क्रोमिल क्लोराइड होता है वो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने इसकी अभिक्रिया करवानी। ठीक है ना, किसकी अभिक्रिया करवानी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, नहीं सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, बल्कि उसके साथ ही करवानी, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। यहाँ पर हमने केवल उसके साल्ट लेना, करवाई थी हमने रिएक्शन कल, ये रिएक्शन तो करवाई थी कल, यस सर। यस सर। करवाई थी ना बेटा, कैसे लाल लाल रंग का कुछ बना था इसमें। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें आएंगी। तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण हम करवाते हैं। देखो जैसे क्रोमिल क्लोराइड, ये परीक्षण भी जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। देखो क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण है, ये एक प्रकार का टेस्ट है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। किस प्रकार से होगा, इसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या चीजें डालते हैं। देखो पहले हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो सबको पता है कि हम क्या लेंगे, K2Cr2 और O7। ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास सांद्र क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्लोराइड होगा, तथा इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसके साथ हम पहले क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं। हमने केवल गर्म नहीं किया था इसको, ठीक है ना, हमने क्या नहीं किया था, गर्म नहीं किया था, है ना। और इसमें जैसे हम क्या करेंगे, एक साल्ट भी डाल देंगे, साल्ट जैसे हम नमक वगैरह वगैरह डाल सकते हैं, तो उससे एक भूरे रंग की जो है गैस निकली, लाल भूरे रंग की। ठीक है ना, हल्का सा, लेकिन इसका कलर लाल भूरा हो गया था। क्या हुआ था, लाल भूरा रंग हो गया था इसमें। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यदि हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये K2Cr2O7 लिया, और इसमें 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, KCl, है ना। हमने क्या लिया था, यहाँ पर NaCl लिया था, और प्लस 6 मॉलिक्यूल क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे क्या बन जाएगा बेटा, इससे बनेगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल CrO2Cl2, और प्लस क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल KHSO4। ठीक है ना। साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल क्या, सॉरी 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है बेटा, ये वाला देख लीजिए, CrO2, ठीक है ना, और साथ साथ में Cl2, इसी का नाम है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको हम पहचान सकते हैं। अब क्रोमिल क्लोराइड जब बन जाए, मान लीजिए हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड बन जाए, तो हम थोड़ा सा इसका और पहचान कर सकते हैं, जैसे क्रोमिल क्लोराइड कैसे बना या नहीं बना। ठीक है ना, वैसे इसका जो कलर होगा, ये जो धुआं निकालेगा, गैस निकालेगा, लाल भूरे रंग की गैस निकालेगा। ठीक है ना। लेकिन इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, जो क्रोमिल क्लोराइड हमारा बना, इस क्रोमिल क्लोराइड को हम परीक्षण, इसका भी परीक्षण कर सकते हैं।
देखो हमने क्रोमिल क्लोराइड तो बना हुआ है CrO2Cl2 ये बना हुआ है, ठीक है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल NaOH डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा Na2Cr O4, ठीक है ना। इसका नाम है सोडियम क्रोमेट। क्या नाम होगा इसका, सोडियम क्रोमेट। और साथ साथ इसमें निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल HCl हाइड्रोक्लोरिक। जब ये बन जाए, सोडियम क्रोमेट बन जाए, तो सोडियम क्रोमेट को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बेटा लेड एसीटेट। क्या डालेंगे, लेड एसीटेट। किसी को मालूम है बेटा लेड एसीटेट का फॉर्मूला, लेड एसीटेट का फॉर्मूला मालूम है किसी को, चलो नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं। देखो ये है बेटा हमारे पास सोडियम क्रोमेट है Na2Cr2O4, और इसमें हम लेंगे, क्या लेंगे, इसमें लेते हैं लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट क्या होता है, लेड एसीटेट होता है बेटा, देखो एसीटेट हमें पता है, एसीटेट किसको बोलते हैं, CH3COO को, ये एसीटेट, इतने को हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। बस इसके आगे लेड लगाना है, पीवी लगाना है, लेकिन पीवी की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको वोल्टराइज कर देते हैं। इसका नाम क्या होगा, लेड एसीटेट। जो ये COO ग्रुप होता है बेटा, ये CH3COO, इतने को हम एसीटेट बोलते हैं, ठीक है ना। इतने को क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। इसके आगे CH3 लगा देंगे तो मेथिल एसीटेट, सोडियम लगा देंगे तो सोडियम एसीटेट, हमने क्या लगाया, लेड लगाया तो लेड एसीटेट, ठीक है ना। कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना। और बाकी वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेड एसीटेट हो गया। लेड एसीटेट को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, लेड क्रोमेट बना देगा। जैसे सोडियम क्रोमेट बना ना, तो यहाँ लेड क्रोमेट बन जाएगा PbCr, और ये बन जाएगा O2O4, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पर देखो इसमें से क्या होगा, सोडियम यहाँ से ले जाएगा तो ये बना देगा CH3COONA। मैंने बताया था इसका नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। बिल्कुल सोडियम एसिटेट। और इसका नाम क्या होगा, लेड क्रोमेट, है ना। और ये कैसे रंग का होगा बेटा, ये पीले रंग का होता है, बस पीला रंग आ जाएगा इसे। यदि हमारे पास 2 चीजें मिल जाए, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए और लेड एसीटेट मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे और फिर क्या करते हैं, लेड एसीटेट डाल देंगे, उसका पीला अवशेप हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पीला अवशेप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। तो ये है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बेटा, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप लोग जानते हैं, कोई जानता है बेटा, H2O2। बिल्कुल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये है बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसके साथ क्रिया करवानी हमने, ठीक है ना। किस प्रकार से होगा, तो किसकी अभिक्रिया करवानी हमने, K2Cr2O7, इसका नाम क्या है दिव्यांशु, बता बेटा, K2Cr2O7 का नाम क्या है, दिव्यांशु। दिव्यांशु है बेटा, रीमा तुम बताओ बेटा, K2Cr2O7 का नाम क्या है, रीमा बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट। गुड, ठीक है ना, ये है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम वही पढ़ रहे हैं कब से, है ना, तो थोड़ा पता होना चाहिए, है ना।
K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इस पर देखो ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है, ये तो हमें जनरली पता लग गया है ना। इसलिए हमने क्या मिलाया इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है। क्या मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इस H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये देखो, ये दोनों तो मिलाने इसमें, फिर हम क्या करते हैं इसमें H2O2 ले लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए मिलाते हैं बेटा हम इसमें कि ये अम्लीय माध्यम में ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, किस में करता है? अम्लीय माध्यम। तो ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करता है और इज इक्वल टू क्या बना देगा? ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, है ना, यानी कि CrO5 बन जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा? इसमें निकल जाएगा साथ साथ में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और साथ साथ में 5 मॉलिक्यूल H2, इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है ना। और इसका जो रंग होता है बेटा वो होता है नीला रंग। कैसा रंग होता है इसका? नीला रंग। तो इसको भी हम बना सकते हैं। देखो यदि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा तो हम क्या करेंगे, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, उसमें थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, H2O2 डालेंगे, फिर उसके बाद क्या होएगा? नीला रंग पता लग जाएगा। तो नीले रंग से हम पता लग जाएगा कि क्या बना देता है? क्रोमेट का आयन बना लेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये कैसे हो जाता है? कैसे रंग हो जाएगा इसका? नीला रंग। और धीरे धीरे क्या हो जाता है? हल्का पड़ने लग जाता है। नीला रंग क्या होगा? काफी दिनों बाद ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसका चेंज कलर आ जाएगा। अब देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर यदि देखेंगे, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, है ना। पेरोक्साइड के फॉर्म में ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने लिया तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट है, इसमें क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो आयन है ये लगभग कंप्लीट हो रहा है। एक तो क्रोमेट आयन हो गया और एक डाइक्रोमेट आयन हो गया। इनको यदि हम देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है? एक तो क्रोमेट आयन हो गया और दूसरा डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन का देखते हैं पहले, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। यदि हम क्रोमेट आयन को देखेंगे तो क्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CrO4। क्या होता है बेटा? CrO4। और इस पे कौन से चार्जेस होते हैं? 2 माइनस चार्ज होता है ना। तो क्रोमेट ये है हमारे पास क्रोमेट आयन। तो किस प्रकार से होगा इसका स्ट्रक्चर? ये होगा बीच में एक Cr होगा और इसमें देखो बेटा 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो 4 ऑक्सीजन हमें पता है क्रोमीन की 6 ऑक्सीजन संख्याएं होती है। कितनी होती है? 6। मैंने सॉरी, बॉन्ड कितने बना सकता है? 6 बना सकता है। तो ये देखो 2 2 4 हो गए। अब 2 बॉन्ड और बनाने इसने, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक यहाँ पर होगा, इसने माइनस चार्ज लेकर के अपनी बैलेंस पूरी कर ली और एक बॉन्ड इसने यहाँ बना ली। एक बॉन्ड यहाँ पर होगा जिसमें ऑक्सीजन इस टाइप से जुड़ा होगा, है ना। और ये होता है बेटा टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। ठीक है ना, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय होता है। और ये जो पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चार्जेस हमने अलग अलग लगा के इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये क्रोमेट आयन। और डाइक्रोमेट आयन में क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। वहां पर 2 Cr होंगे बस, केवल Cr की संख्या क्या होगी? देखो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? तो हमने 2 क्रोमियम लेने, एक क्रोमियम में लिया और एक क्रोमियम में लिया। ठीक है, ये शायद मुझे लग रहा बना दिया था हमने। ठीक है ना। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ इस टाइप से हमने एक डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक आयनिक फॉर्म में यहाँ जोड़ दिया। ठीक है ना, एक फिर डबल बॉन्ड यहाँ नीचे की तरफ जोड़ दिया और एक इधर की तरफ। जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा और एक ऊपर की तरफ। ये कैसे बनेगा? चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। एक ऑक्सीजन ये हो जाएगा और डबल बॉन्ड इस टाइप से होगा। और इस पर यदि एक ऋणावेश यहाँ होगा, लेकिन यदि हम एज ए होल देखेंगे तो पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होगा? 2 ऋणावेश होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? डाइक्रोमेट आयन। ये क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट आयन। इसमें इसका जो उपयोग होता है बेटा, ये कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है इसका? किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो यदि हम देखेंगे जो जहां पर छपाई का काम चलता है, यदि हम इसका उपयोग देखेंगे डाइक्रोमेट में, तो इसका उपयोग कहां पर होता है?
एक तो जहां पर छपाई का काम होता है, छपाई माने किसी चीज को छापना होता है ना, तो वहां पर आएगा। रंजन का काम होता है जहां पर कलर का काम होता है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चमड़ा उद्योग में इसका कच्चे चमड़े में किया जाता है इसका, चमड़ा उद्योग में भी हम इसका करते हैं उपयोग। फोटोग्राफी में, जो फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफी में जो जिलेटिन फिल्म होती है उसको कठोर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और बाकी आप लोगों ने देखा है कि जैसे क्रोम एलएम हो गया, और साथ साथ में हमारे पास लेड लेड क्रोमेट हो गया। ठीक है ना, ये इन सब को बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेड। और साथ साथ में क्रोमिक अम्ल हो गया, इन सब को बनाया हमने अभी, है ना, बहुत सारी चीजों को बनाया। तो इन चीजों में हम इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये पार्ट कंप्लीट होता है किसका, जो हमारे पास डी ब्लॉक है। ठीक है ना। इसमें दो पार्ट थे हमारे पास, डी के बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को आप लोग जानते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एफ ब्लॉक जो जिनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। किनको बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वैसे इनको हमें दो सीरीज है इसमें, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में है, ये दो सीरीज है। ठीक है ना। कौन कौन सी? एक होता है लेंथेनाइड और दूसरा होता है एक्टिनाइड। ठीक है ना। यदि हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड दो प्रकार की सीरीज कहाँ होती हैं, इसमें मानी जाती है। तो यदि हम इसको देखें तो कौन कौन से होंगे? देखो, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो हमारे पास है बेटा, ये है एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक आप लोगों ने देखा होगा, अब ये है एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफ ब्लॉक क्या है बेटा? बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ पर एफ ब्लॉक में होता है लेंथेनाइड का संकुंचन होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, है ना, कि जो लेंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि लेंथेनाइड्स किसे कहा जाता है। ठीक है ना। और किस प्रकार से इनके विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इनकी होती हैं। तो लेंथेनाइड्स के बारे में, लेंथेनाइड कहाँ पर होते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं? किसी को मालूम डी है? ब्लॉक के अंदर। हाँ बिल्कुल। और इनके लिए जगह नहीं थी बेटा वहाँ। ठीक है ना। इनके लिए क्या नहीं थी? जगह नहीं थी। तो जगह नहीं थी इसलिए इनको क्या कर दिया गया? नीचे अलग से बनाया गया। देखो, जैसे हम यदि यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से यदि हम देखते हैं, जैसे मानो ये है हमारे पास दो जो लाइन है वो एस ब्लॉक की है इधर की तरफ, यहाँ दो लाइन एस ब्लॉक की थी। इसके बाद जो 10 लाइनें हैं यहाँ पर बीच में, देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। देखो ये 10 लाइनें है ना, ये हमारे पास क्या होंगी? ये थी किसके लिए? 10 लाइन मैंने 10 ग्रुप। ये डी ब्लॉक था। और ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट था। एक, छह है ना, तीन, चार, पाँच, छह। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो ओरिजिनल है वो इस प्रकार से ही है। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी इस प्रकार से। ठीक है ना। इसमें पहला ये हो गया जिसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम था। दूसरे में यहाँ पर देखेंगे पूरा कंप्लीट था। तीसरा यदि देखेंगे तो ये पूरा और कंप्लीट है, ये आवर्त है। ठीक है ना। चौथा आवर्त यहाँ से जुड़ा हुआ था। पांचवा आवर्त ये है। छठा और सातवां ये हो गए 7। ठीक है बेटा। इस प्रकार से हमारे पास 7 आवर्त है। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने जानकारी ले ली। ये पी ब्लॉक एलिमेंट था। ये डी ब्लॉक भी हम जान चुके हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो देखो बेटा, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, ठीक है ना, चौथा, पांचवा, छठा और सात। तो यदि हम छठे और सातवें आवर्त को देखेंगे, किसको? छठे और सातवें आवर्त। एक तो हमारे पास छठा आवर्त है और एक सातवां आवर्त है। ये छठे और सातवें आवर्त में जो समूह नंबर तीसरा है, पहला, ये देखो समूह ग्रुप तीसरा, पहला, दूसरा, यदि हम इसको ऐसे ले देते हैं, समूह नंबर तीसरा, ये पहला समूह है बेटा, ये वाला पहला समूह हमारे पास। ठीक है ना, ये पहला समूह है ना। दूसरा समूह हम क्या ले लेते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि आपको पता भी लग जाए। देखो ये दूसरा समूह है, ये मैंने येलो कलर कर दिया।
ठीक है ना, ये दूसरा समूह है, ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। और जो तीसरा समूह है बेटा देखो, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है तीसरा समूह, ये है तीसरा समूह, ठीक है ना। और इस तीसरे समूह में, समूह का मतलब ग्रुप, इस तीसरे समूह यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डार्क किया हुआ है ना। इन तीन समूह है हमारे पास, इन तीन तीसरे जो समूह में जो हमारे पास छठा और सातवां आवर्त है बेटा, छठा और सातवां आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7, इन दो में नहीं, फर्स्ट दो में नहीं, इन फर्स्ट दो में नहीं है। कौन कौन से, जो हमारे पास चौथा और पांचवें आवर्त है, इनकी बात नहीं हो रही। जो हमारे पास आवर्त संख्या, देखो अब इस आवर्त को मैं दूसरे कलर में बता देता हूं आपको। देखो जैसे माना हमने क्या कर दिया, यहां पर ले लो, ठीक है ना, ये वाला, एक ये वाला, ठीक है बेटा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है ना। इन दो आवर्तों में यदि मैं कलर दिखा देता हूं आपको, एक तो ये वाला जहां पर मैंने रेड किया हुआ है, इस आवर्त की बात हो रही है, और एक इस आवर्त की बात हो रही है। इन जगहों, छठे और सातवें आवर्त में, इन जगहों पर कुछ तत्वों को जोड़ा गया। यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो लेंथनम होता है वो 57 होता है, क्योंकि कुछ तत्वों की विशेषता यहाँ पर है बेटा, जो यहाँ पर आने वाले जो तत्व हैं इनके समान है, ठीक है ना, और कुछ की यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितने तत्व हैं, वो है बेटा 14 तत्व। कितने तत्व हैं, 14। वैसे इनको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे पास होगा, यहाँ आएगा लेंथनम से, लेंथनाइट से। ये जो हम इस समय कर रहा हूं मैं बात, छठे आवर्त की, छठा आवर्त है ना। लेंथनाइट हो गया, उसके बाद सीरियम हो गया, सी हो गया, उसके बाद प्रोसोडियम हो गया, पी आर हो गया। चलो मैं इनको लिख देता हूँ, पी आर, फिर एन डी, फिर पी एम, ठीक है ना, एस एम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप हमारे, है ना। और उसके बाद ई यू, जी डी, गैलोडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद टीवी, उसके बाद डी वाई। जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया उनके थोड़ा थोड़ा विशेषताएं हैं, वैसे सारे नहीं है, है ना। ये 14 तत्व है बेटा, ई आर, और लास्ट में टी एम, ठीक है ना, वाई बी और एल यू। ये हमारे पास देखेंगे 57 से लेकर के और कितने तक, 71 तक, 57 से 71 तक। यदि जो देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 और 14, 14 तत्व है कि नहीं। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि कितने से कितने तक, 57 से लेकर के 71 तक तत्वों के लिए यहाँ जगह नहीं थी। तो इसलिए क्या कर दिया गया, इनको इनर ट्रांजिशन, यानी कि इन ट्रांजिशन पीरियोडिक टेबल में एक अलग स्थान बनाया गया, जो किसके नीचे था, पीरियोडिक टेबल के नीचे। और दो लाइनों में, यानी कि 14 तत्व एक ऊपर में, ऐसे करके 14 लाइन बनेगी, ठीक है ना। इसमें क्या था, लेंथेनम से लेकर के और ल्यूटीशियम, ये मैंने लाइनें नहीं गिनी बेटा, है ना, ल्यूटीशियम तक, यहाँ इन तत्वों को रखा गया। और क्योंकि इसका जो पहला तत्व है वो है लेंथेनम, इसलिए कहा गया इनको लेंथेनाइट सीरीज। क्या कहा जाता है इसके, इस तत्व के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट सीरीज। कौन सी सीरीज होगी बेटा, ये पहली वाली, ये होगी लेंथेनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट्स, क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट्स, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट्स, ठीक है ना। ये लेंथेनाइट्स है, ये पहले वाला। दूसरा वाला यदि हम देखेंगे तो दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ एक्टिनियम से शुरू होता है, एसी से। किससे होगा, एक्टिनियम से शुरू हो जाता है। और एक्टिनियम से शुरू होकर के इसमें भी 14 तत्व होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो पहले एक्टिनाइड हो गया, देखो इन तत्वों को भी लिख लेता मैं। देखो ये हमारे पास सातवां आवर्त होगा, ये कौन सा आवर्त होगा, सातवां आवर्त होगा। और इस सातवें आवर्त में ये, यदि हम इसको देखेंगे तो पहले होता है बेटा एक्टिनाइड, एसी, ठीक है ना, थोरियम, टीएच, फिर आता है पीए, फिर आता है यू,
ठीक है ना, फिर आएगा Np, ये सारे तत्व है, ठीक है ना। इसके बाद Pu, Pu के बाद Am, Am के बाद Cm, Cm के बाद Bk, ये सारे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख सकते हैं इनको, है ना। Cr क्रोमियम, Cf सॉरी क्रोमियम नहीं आएगा, Cf आएगा, क्रोमियम कहां से आ गया, Cf। उसके बाद क्या होगा, Ea, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ बेटा आवाज आ रही? यस सर। चलो नेटवर्क गायब हो गया इसमें। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, Ea, और Ea के बाद यदि हम देखें इसमें Fm, ठीक है ना, इसके बाद Md और NO, और लास्ट वन Lr, ठीक है ना। Lr क्या होगा, लॉरेंशियम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एक्टिनाइड से लेकर के और लॉरेंशियम तक है, ये सारे के सारे तत्व हमारे पास कौन सी सीरीज हो जाएगी, इसको बोलेंगे एक्टिनाइड। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड। ये हमारे पास सातवें आवर्त में होगा। कौन सा आवर्त में होगा, सातवें आवर्त में। इसको कहा जाएगा एक्टिनाइड। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिनाइड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड। ये हमारे पास एक्टिनाइड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये दो सीरीज को जो माना गया वो एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसको क्या किया गया, एक स्थान दिया गया। किस में दिया गया, ये दिया गया पीरियोडिक टेबल के नीचे, आवर्त सारणी के ठीक नीचे इसको एक स्थान दिया गया। तो ये कहा जाता है बेटा। यहाँ कुछ चीजें हैं बेटा, देखो, एक तो हमें ये समझना होगा कि जो लेंथेनाइड्स है, जो क्या है, लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड को यदि हम देखेंगे, लेंथेनाइड्स, मान लीजिए हमने लेंथेनाइड्स ली, ये है बेटा लेंथेनाइड्स, है ना। तो लेंथेनाइड्स जो तत्व होंगे हमारे पास, वो होंगे 57 से लेकर के 71 तक, ठीक है ना। और इनकी जो सब विशेषता होती है बेटा, ये होता है, ये छठे आवर्त में होते हैं। इनका जो आवर्त होगा वो छठा आवर्त होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये कौन से आवर्त में होते हैं, छठे आवर्त में। यहाँ पर यदि इसका समूह देखते हैं, ग्रुप देखते हैं, तो ग्रुप कौन सा बेटा इसका, यहाँ पर यदि समूह देखते हैं, समूह या ग्रुप जिसको हम बोलते हैं ग्रुप, कौन से ग्रुप के तत्व हैं, तो ग्रुप है ये तीसरे, तीसरे ग्रुप का तत्व है। ग्रुप कौन सा है, तीसरा। और इनमें इनकी जो विशेषता है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सिल्वर की तरह व्हाइट होते हैं, है ना। ये सभी तत्व क्या होंगे, इनका कलर का झंझट खत्म हो गया, सभी तत्व सिल्वरी व्हाइट होंगे। क्या होंगे, सिल्वरी व्हाइट।
सारे के सारे तत्व क्या होंगे, सिल्वरी व्हाइट मेटल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कलर का झंझट खत्म हो गया, कलर अलग अलग कलर वाले होने की कहानी यहाँ पर नहीं है। ये कैसे होंगे, सारे के सारे सिल्वरी व्हाइट मेटल होंगे सभी तत्व, लेंथेनाइट से लेकर के 57 से लेकर के 71। यानी कि हम क्या हो गया, उनसे भिन्न है। किन से, जो डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक, जबकि ये डी ब्लॉक के बीच में रखे गए, ठीक है ना, लेकिन ये सारे के क्या है, सिल्वरी मेटल है। दूसरा एक्टिनाइट को देखते हैं। तो एक्टिनाइट क्या होता है बेटा, ये 7वां आवर्त होता है। कौन सा आवर्त है हमारे पास, 7वां आवर्त है, ठीक है ना। और इनको कहा जाता है, पूरी सीरीज को कहा जाता है, इनको कहा जाता है एक्टिनाइट्स। क्या कहते हैं, एक्टिनाइट्स। ये हमारे पास क्या होंगे, एक्टिनाइट्स होंगे, ठीक है ना। और इनका जो एटॉमिक नंबर होगा ये 89 से लेकर, एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, यानी कि 103 तक। यहाँ क्या था, लेंथेनम से लेकर के किस कहां तक था, लेंथेनम से कहां तक था बेटा, लुटीशियम, ठीक है ना। यहाँ किससे है, एक्टिनियम से लेकर के और लॉरेंसियम तक है, एलआर तक, ठीक है ना। ये इतने जो तत्व होंगे ये एक्टिनाइट कहलाएंगे। और यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इनका इनका कोई कलर नहीं होता है। यहाँ पर क्या नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी रंग नहीं होता है इनका। किनका, जो हमारे पास एक्टिनाइट सीरीज है, इनका कोई रंग नहीं होता। तो पहले हम ये पहचान गए इसको, इनका कोई कलर नहीं होता है। और उसका कारण क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल्स। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कौन सा एक्टिनाइट क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व। इस सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ऊपर वाले तो सभी सिल्वरी व्हाइट कलर के थे, जो हमारे पास क्या थे, जिनको हम क्या कर रहे हैं, लेंथेनाइट्स के थे। और जो एक्टिनाइड हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व है, और उनका कोई भी कलर नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, ठीक है ना, इनमें कोई रंग नहीं होता है। तो देखो बेटा, अब इनकी विशेषताएं क्या होती है, यदि हम देखेंगे इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यदि देखें तो इसमें किस प्रकार से होगा। यदि हम यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बनाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके लिए। ये कहता है कि जो सभी एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जो सभी भी जितने भी तत्व हैं एफ ब्लॉक के तत्व है ना, सभी जो एफ ब्लॉक के तत्व है, ठीक है ना, ब्लॉक के तत्व, वो सारे के सारे क्या है, नरम है। नरम जानते हैं आप लोग, सॉफ्ट है, ठीक है ना, मुलायम है ना, इसको मुलायम भी कह सकते हैं, मुलायम, ठीक है ना। ये कैसे हैं, सारे के सारे मुलायम है। जो एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, सारे के सारे कैसे हैं, मुलायम है। यानी कि चाहे वो लेंथेनाइट सीरीज का हो चाहे एक्टिनाइट सीरीज, क्योंकि एफ ब्लॉक तो दोनों है। और हवा के संपर्क में आते ही, देखो दूसरी विशेषता इसकी है बेटा, कि जैसे ही हवा के संपर्क में आए, हवा मीन्स वायु, है ना, जिसको हम वायु कह सकते हैं, वायु। यदि हवा के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आने पर, यदि हम देखेंगे वायु के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर, देखो जैसे वायु के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाते हैं, आने पर ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये विशेषता है बेटा इनकी। एक तो क्या होगा, सभी जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट या मुलायम होते हैं, ठीक है ना, मुलायम होते हैं। दूसरा, जैसे वायु या हवा के संपर्क में आते हैं तो हवा मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, है ना, तो ये क्या हो जाता है, तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपने इसको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, जिससे ऑक्सीकृत होकर के वो ऑक्साइड्स में परिवर्तित ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बाकी तो देखा जाए, है ना। अब ये तो थी हमारे पास कुछ दो विशेषताएं इनकी, और कुछ चीजें हमने जानी कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसके बाद शुरू करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें यदि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्या करेंगे, गुण देखेंगे, एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण, एफ ब्लॉक
के तत्वों के गुण। तो इनमें हम कुछ चीजों को ले रहे हैं बेटा, है ना, ज्यादा नहीं ले रहे। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके गुण, उनके गुणों के बारे में जान लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें पहला जो तत्व लिया हमने वो लिया एस एम। एस एम का नाम क्या है बेटा, एस एम। भले अभी आपको पता नहीं हो सकता किस लोगों को पता हो। क्या नाम है बेटा इसका, Samarium. बिल्कुल गुड, इसका नाम है बेटा समैरियम। एस ए एम ए आर आई यू एम, समैरियम। ठीक है ना, ये है समैरियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है इस ब्लॉक, इसलिए मैंने 20 से उठाया। देखो मैंने जब हल्का सा नाम बता रहा था तो कुछ चीजों के नाम मैंने अंडरलाइन किए थे, यदि आपको याद होगा। ठीक है ना, ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है समैरियम को। एक हमने जीडी को अंडरलाइन किया। इतने सारे चीजों को हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि कुछ कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो देखो इसका नाम है समैरियम। क्या नाम है इसका, समैरियम। इस समैरियम को देखें तो ये क्या है बेटा, इस समैरियम की विशेषता कुछ है, ये बहुत ही कैसे होता है, कठोर होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है, बहुत कठोर होता है। इसकी विशेषता ये है, ये बहुत कठोर हमारे पास क्या है, तत्व है। कैसे बेटा, बहुत कठोर तत्व है। ठीक है ना, और इसका कारण क्या है, इसका कठोर होने का कारण क्या है, कठोर होने का कारण क्या है। यदि हम इसका कारण देखें, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कठोर होने का कारण क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको हम कह सकते हैं यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कठोर होता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कठोर होता है। सबसे ज्यादा क्या है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनके अपने ग्रुप। ठीक है ना, ये ये तो इसकी विशेषता थी समैरियम की। दूसरा यदि हम देखें, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, किस प्रकार से भरे जाएंगे। देखो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं एन एस। ठीक है ना, यानी कि इसमें हम पहले एक लाइन लिख लेता हूं मैं पहले, है ना। इसमें लिख सकते हैं बेटा कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से वाले, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना, में अंदर वाले एफ ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में, अंदर वाले एफ ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में कक्षक। ठीक है ना, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो बेटा इसकी विशेषता क्या है, यदि हम यहां पर देखें तो अंदर वाले एफ ऑर्बिटल, अंदर वाले एफ ऑर्बिटल का मतलब यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए जो हमारे पास, इसको मैं लाइट कर देता हूं, यानी कि जो हमारे पास क्या है, सबसे बाहर n इज इक्वल टू यदि s है तो सबसे पहले ns में इलेक्ट्रॉन भरे जाए। ठीक है ना, फिर इससे पहले यदि देखोगे तो यहां पर क्या होगा, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इसी में देखोगे तो n-d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और इसके अंदर यानी कि सबसे अंदर क्या होगा, n-2 इसके f में भरे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, n-f। यदि यहां हम 7 ले लें इसकी जगह, n इज इक्वल टू, यदि हम क्या करते हैं 7 लेते हैं, n बराबर 7 का मतलब 7वें
आवर्त में, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 7s में भरे जाएंगे, फिर यहाँ देखो इसका 7 - 1 यानी कि 6d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 6d का मतलब देखो n का मतलब हो गया 7, 7 में से 2 गया, यानी कि कितना बचा, 5, 5f में, 5f में पहले 7s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 6d में भरे जाएंगे, फिर 5f में भरे जाएंगे। तो ये क्या है, अंदर वाला ऑर्बिटल, देखो पांचवा ऑर्बिटल अंदर का है, सातवां ये देखो ना, यदि हम इससे देखेंगे कक्षक देखेंगे ऑर्बिट देखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो सातवां तो सबसे बाहर है, सातवां क्या है बेटा, सबसे बाहर है। ये क्या है, ये पांचवे में भरा जा रहा है, अंदर भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, पांचवी 5f में भरे जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन पहले, तो ये कहता है ये 5f यानी कि सबसे अंदर भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करते हैं, इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी के कारण बेटा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सबसे अंदर भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके कारण, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि इसके कारण हम इनको क्या कहते हैं, क्योंकि अंदर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो इसके कारण हम क्या कह सकते हैं, इसके कारण इन्हें, ठीक है ना, अंतर संक्रमण तत्व ऐसे बोलते हैं, अंतर, इनर ट्रांजिशन को, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और हिंदी में हम बोलते हैं, सॉरी एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट, या इनको बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व। यदि आपके पास पूछा जाए अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं बेटा इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसका अंदर वाले ऑर्बिटल में 4f में भरे जा रहे हैं, इन दोनों में तो भर दिए थे, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां भरे जा रहे हैं, जबकि इससे पहले बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन भर गए। यदि हम n इक्वल टू क्या होगा 6 ले लेंगे, n इक्वल टू 6 लेंगे, तब भी क्या होगा, देखो यहाँ 6s हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 5d हो जाएगा, 6 में से यहाँ जाएगा 4f में भरे जाएंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इन तत्वों को हम देखते हैं, कुछ विशेषताएं इसकी है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें पहले, ये पहले और चीज देखते हैं, चलो तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब देखते हैं। देखो ये आ गया बेटा हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक हो गया। इसके बाद है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण, ठीक है ना, किसके, लेंथनाइड्स के, ठीक है ना, भौतिक गुण किसके हैं, लेंथनाइड, भौतिक गुण। और भौतिक गुण में इसमें पहला गुण होगा बेटा इसमें क्षारकता, क्या होगा, क्षारकता, जैसे अम्लता होता है वैसे क्षारकता होता है, बेसिक नेचर। तो क्षारकता में क्या होगा, यदि हम क्षारीय गुण देखेंगे, क्षार कब बनाएंगे, जैसे हम लेंथेनाइड लेते हैं, तो लेंथेनाइड्स ये हो गया La, और यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर LaOH की होल थ्राइस, ठीक है ना, और यहां से लेकर के LiOH की होल थ्राइस से लेकर के, और ल्यूटीशियम होता है बेटा इसमें LuOH की होल थ्राइस, यहां तक देखेंगे इनके क्षारीय गुण में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, ल्यूटेटियम। तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये जो क्षारीय गुण होता है बेटा ये घटता है, कैसा होता है, ये डिक्रीज होता है, और ये हमेशा ध्यान रखना, ये +3 वाले क्षार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, +3 वाले क्षार बनाते हैं, +3 वाले क्षार, ठीक है ना, जिसमें +3 होंगे वही क्षार बनाते हैं। तो यदि हम लेफ्ट से जाने, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे बाएं से दाएं आवर्त में क्या हो रहा है, यदि हम देखेंगे तो आवर्त में कहां से जा रहे हैं हम, आवर्त में तो जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, यदि हम बाएं से कहा जा रहे हैं, दाएं ओर जा रहे हैं, दाएं जाने पर क्या हो रहा है, यदि देखेंगे जाने पर आकार घटता है, क्या करता है इनका, आकार घटता है, बताएंगे बेटा कैसे घटता है ना, कॉन्ट्रैक्शन आता है, आकार घटने लगता है, ठीक है ना, इनका आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है ना।
और अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। आकार घटेगा और क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ता है। और तीसरी विशेषता क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा तो क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। यानी कि जो बेसिक नेचर है वो क्या होगा, क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान रखना आपको, अभी आगे भी आने वाला है, क्योंकि जब हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे तब हमें पता है, ठीक है ना। और क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। तो यहां से जब हम क्या करेंगे, इस क्षारीय गुण को यहां से यहां जाएंगे तो उस दशा में क्या होगा, इसका कम होगा, क्षारीय गुण कम होगा, ठीक है ना। यदि हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को देखें, कुछ विशेषताएं बेटा इसमें, जैसे हम ये क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को देखते हैं। क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें हम बता रहे हैं इसमें। तो ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है। एक तो होती +2, एक तो क्या होती है +2, एक होती बेटा इसमें +3, और कभी कभी का मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं +4 भी ये दिखा लेता है, ये कभी कभी है ना, जो रियरली हम कह सकते हैं कभी कभी, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से आएगा। तो इसमें यदि देखेंगे जो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था है वो जनरली कौन दिखाता है, कौन सी वाली दिखाता है, ये वाला दिखाता है। अभी बताया था हमने कि +3 वाला दिखाता है। तो ये अधिकांश ये +3 वाला ही लेंथेनाइड जो जनरली कौन से ऑक्सीकरण दिखाता है, ये वाला दिखाता है। इसके बाद है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, जो जिसे हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहां पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका, वो होता है NS2, NS होगा, N-1 D होगा, और यहां क्या होगा, N-2 और F होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, इस वाली कंडीशन में लेंथेनाइड वाली सीरीज में, लेंथेनाइड वाली सीरीज में क्या होगा, ये तो NS2 रहेगा, ये क्या होगा, NH2 होगा। ये वाला यदि देखेंगे तो ये क्या होगा, N-1 D, ये N-D, और ये क्या होगा, 0 से 1 होगा। पूरा नहीं भरा जाएगा बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये 0 होगा, ये 1 होगा D वाले में, ठीक है ना, 0 होगा या 1 होगा। और जो F वाला होगा, तो F वाला क्या है, N-2, यहाँ पर हमारे पास F होगा, ये 1 से लेकर के 14 तक भरा जाएगा, 1 से लेकर 14 तक भरा जाएगा। देखो इसमें क्या है, 0 और 1, डी में क्या आ रहा है, 0 और 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। और ये है एक्सेप्शन किसका, ये एक्सेप्शन है किसका, ये है गैडोलियम्स का। यहाँ पर यदि देखेंगे तो मैंने आपको इंडिकेट करवाया था गैडोलियम्स, ठीक है ना, ये गैडोलियम का होगा, किसका होगा, गैडोलियम, इसका होगा, और इसका 64 होता है। तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आप लोगों को इसको कल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये जो कोशिश करनी है, दो चारों को तो लिख ही लो, है ना। उससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना